नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप लोगों से वादा कर रखा है, यानी इग्नू के बच्चों से, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस फ्री में इग्नू का क्लास देने जा रहा है और स्टडी मटेरियल पढ़ाने जा रहा है। इसलिए कि पेंडेमिक में बहुत तकलीफ़ हुई है बच्चों को और उसको मदद कर रहा हूँ। और इसको करने के बाद वादा है कि आप पक्का परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे। परीक्षा जो है वो पूरी प्लानिंग की चीज़ है। जिसने जीवन में प्लानिंग से परीक्षा और युद्ध, दो चीज़ स्ट्रेटजी से जीता जाता है और कुछ भी नहीं है। खुद आप इतिहास में पढ़ेंगे कि जिसके पास स्ट्रेटजी थी, अपनी नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ थी, वो जीता है। ना कि बहुत क्वांटिटी में उसके पास फौज है, बहुत क्वालिटी में फौज है, लेकिन नहीं, प्लानिंग जब तक नहीं होगी। और ख़ासकर आप लोग इतिहास के लोग हैं, पानीपत के तीनों युद्ध को देखिएगा, वो सीख देगा। तराइन के युद्ध को देखिएगा, सीख देगा कि कैसे सीमित साधन में युद्ध को जीता जा सकता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं BHIC 134 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 1707 से 1950 तक। बड़ा लंबा पीरियड डाल दिया है इस बार इग्नू ने। इसमें इनफैक्ट ये फेज़ दो भाग में बटा हुआ है, लैटर मेडिएवल इंडिया, उत्तर मुगल काल और मॉडर्न इंडिया। तो इतने बड़े काल को संभालना इतिहास के लिए मुश्किल है। करना क्या है? तो मेरी नीति है कि इसका बेहतर विकल्प है कि हम ऊपर के, इसमें पहले सिलेबस को समझिए। यूनिट 1 है इंटरप्रिटेशन द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी की व्याख्या। क्या व्याख्या? तो 18वीं शताब्दी कैसा था, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, क्या सोशल स्ट्रक्चर था, कौन सी वो शक्तियाँ इमर्ज कर रही थी। एक शक्ति जा रही थी, पतनशील थी, बहुत तेज़ी से पतन कर रही थी, कौन थी? मुगल शक्ति थी। नई शक्तियाँ आ रही थी, कौन थी? तो जितने क्षेत्रीय मुगल सरदार थे वो सब आज़ाद हो रहे थे, चाहे हैदराबाद हो, अवध हो, बंगाल हो। और नई शक्तियाँ आ रही थी, सिख पावर आ रहा था, मराठा अपने मर्दानगी से बहुत आगे आ रहा था, उसके बाद जाट शक्तियाँ आ रही थी। तो इन लोगों का आगमन हो रहा है और मुगल बैक हो रहा है। जिसकी सत्ता इतने दिनों तक रही, बाबर ने जिसकी स्थापना की, वो अब 250 साल बाद तेज़ी से पतनशील हो रहा है और खूब राजनीति हो रही है। बहुत अच्छी इस पे किताब है। चूँकि आप लोग के पास टाइम नहीं है और आप सब ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बहुत अच्छी एक किताब है सतीश चंद्रा साहब की। वो स्वर्गीय सतीश चंद्रा साहब बोलिए, और उन्होंने अपना PhD ही किया है कि कोर्ट पॉलिटिक्स ऑफ लेटर मुगल, कि इनके राज दरबार में क्या राजनीति हुई। दो शासक अंधा बनाए गए, कैद किए गए, बड़े क्रूर इतिहास है आपसी रंजिशों का। खैर, यूनिट 2 इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, वही मैं बात कर रहा हूँ कि स्वतंत्र राज्यों का अभ्युदय कैसे हुआ, वो है। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनिकल पावर, यानी औपनिवेशिक शक्ति आती है, एक सबसे बाहर से एक बाह्य शक्ति आती है, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। एक व्यापारिक कंपनी है इंग्लैंड की, और वो व्यापार करने आई थी। स्थिति, यहाँ की राजनीतिक स्थिति का फ़ायदा उठाकर एक बनिए की कंपनी यहाँ का शासन करने लगी। याद रखिएगा कि ब्रिटिश पारामाउंट या ब्रिटिश संसद यहाँ नहीं आई थी, यहाँ पे व्यापारिक कंपनी आई थी जिसका नाम ही था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो आया, बाद में इससे पावर ले लिया, फिर ब्रिटिश पारामाउंट ने, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, पारामाउंट के पास पावर चला गया। यूनिट 4 एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनिकल पावर अप टू 1857, 1857 तक कितना विस्तार हुआ किसका? कॉलोनिकल पावर का, औपनिवेशिक शक्ति का, कितना पावरफुल बना। तब तक इन लोगों ने 5 क्षेत्र बना लिए थे, 5 प्रेसिडेंसी इनकी बन चुकी थी। एक तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और उत्तर प्रदेश के इलाके को लेकर
नॉर्दर्न प्रोविंस बन चुका था और ये महाराजा रंजीत सिंह से पूरा पावर, मतलब उनके बाद पटियाला शक्ति का पतन करके 5वीं वो पंजाब इनके हाथ में डायरेक्ट आ गया था और लोगों के साथ इनका इनडायरेक्ट सत्ता का संबंध था। तो इतना काम 1857 तक हो गया है। उसके बाद एक बहुत टर्निंग पॉइंट आता है, टर्मोइल होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। बड़ा अच्छा किया है, सिलेबस को सीमित कर दिया है कि केवल 1857 के विद्रोह को देखना है। 2 से 3 प्रश्न इसमें बनते हैं। उसके बाद 6 है कॉलोनिकल इकोनॉमिक एग्रीकल्चर। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका रही है। देन बनता है कॉलोनिकल इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री। औपनिवेशिक काल में ट्रेड और इंडस्ट्री का क्या हाल था इसी फेज़ में। उसके बाद यूनाइटेड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिकल रूल, यानी औपनिवेशिक शक्ति का क्या आर्थिक प्रभाव रहा। यूनिट 9 सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। एक बहुत बड़ी आवाज़ उठती है हमारे देश में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की। कहाँ से उठती है? बंगाल से उठती है, पश्चिम भारत से उठती है और उत्तर से भी उठती है। कहाँ कौन कौन लोग थे? तो सबसे पहले इसके अग्रदूत, जिनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, राजा राम मोहन राय थे और उनके ब्रह्म समाज। दूसरी आवाज़ बंगाल से ही उठी, जिसका नेतृत्व किया स्कूल था रामकृष्ण परमहंस। उनके सबसे यशस्वी शिष्य विवेकानंद, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जिन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट को लीड किया। फिर आते हैं उत्तर की ओर और एक आवाज़ उठी, उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं, दयानंद सरस्वती जिसके प्रणेता हुए, जिसका नाम आर्य समाज हुआ। फिर इसी तरह से महाराष्ट्र से कुछ आवाज़ उठी और बाद में चल के दक्षिण से भी उठती है। तो ये सारे आंदोलन फिर सब में उठती है, मुसलमानों में भी उठती है धीरे धीरे सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में। और फिर शिक्षा सुधार की बात होने लगती है और छोटे छोटे आंदोलन उठे और इसका विस्तार होता जाता है। अंत में सिख धर्म में, अकाली में भी परिवर्तन और सुधार के लिए आंदोलन चली जाती है। ईसाइयों के बीच होता है। फिर कई ऐसे लोग आते हैं जो शिक्षा के माध्यम से इस आंदोलन को और बनाते हैं, जिसमें एनी बेसेंट का भी हम नाम ले सकते हैं। तो चारों ओर ये फैलता है और इसका एक ही आग्रह है, ये यही चाहता है कि समाज में जो बुराइयां आ गई है, अंधविश्वास आ गया है, पश्चिम सीखता, आधुनिक शिक्षा, तर्कशील समाज बने, कोई चीज़ लॉजिकल सोचे। तो ये इस आंदोलन का अर्ज है। ये आंदोलन रिक्वेस्ट करती है फॉर दैट फैक्ट। यूनिट 10 इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। हाउ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे उसका उद्भव हुआ और कैसे विकास हुआ। चूँकि अभी हम उपनिवेश के अंदर हैं, हम पे कोई और रूल कर रहा है और रूल की व्यवस्था कहीं और से हो रही है। चूँकि 1857 के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि हम डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से हम चले गए ब्रिटिश पैरामाउंट के अधीन, यानी ब्रितानी संसद में हमारे लिए सारे कानून बनने लगे, सारी प्रक्रिया बनी, यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बदल गया। 1857 के रिवोल्ट पे स्टडी हुई और उस हिसाब से अंग्रेज वहाँ से लेकर लगभग फिर 100 वर्षों तक हमको पकड़े रहे। 1947 में जाकर इसी इमरजेंसी एंड ग्रोथ का परिणाम था कि हम आज़ाद हुए। दैन नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर द महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति का 1920 में इमरजेंस होता है इंडिया में, साउथ अफ्रीका से ढेर सारा आंदोलन लेके आया हुआ है। 1915 में वो हिंदुस्तान आ जाता है सदा के लिए, वहाँ के टास्क को पूरा करके। 1916 में वो लखनऊ कांग्रेस में भाग लेता है, जिसमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट लखनऊ कांग्रेस है, जिसके अंदर गरम दल, नरम दल, जिन्ना सब मिलते हैं। और यहीं पे इस आदमी को, महात्मा को, एक निमंत्रण मिलता है। उस निमंत्रण पे ये चंपारण चले जाते हैं अगले वर्ष और वहाँ इनका पहला सत्याग्रह शुरू होता है, पहला सवैज्ञा आंदोलन, फर्स्ट सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, उसमें अपार सफलता मिलती है। उसके बाद वहाँ से आकर गांधी समाज सुधारक भी बनते हैं। गांधी के पास एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा ऑलवेज उनके झोली में है। वो शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं, स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं और वो बिहार से वो आंदोलन चलता है। साबरमती में फिर आश्रम बनाते हैं
वहाँ के मिल मजदूरों के लिए, अहमदाबाद के लिए संघर्ष करते हैं, जहाँ पटेल का सानिध्य मिला। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मिला, जो पॉपुलर नाम बहुत सारे लोग हुए लेकिन उनका मिला। मजरूल हक का मिला, यहाँ सरदार मिले। उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ किसानों का। फिर गांधी 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। बहुत सारे मुद्दे उस समय तक गहरा गए थे। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करते हैं। उससे पहले अमृतसर नरसंहार हो चुका था, रॉलेट एक्ट आ चुका था। अब एक शांति से एक आंदोलन चलता है और सत्य और अहिंसा पे, चूँकि गांधी का मानना है कि अगर साधन की पवित्रता को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो साध्य एमलेस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। यही पूंजी लेकर गांधी आगे बढ़ते हैं और आज हम लोगों को, हमारे देश को ये बहुत बड़ी संपत्ति मिली हुई है। क्या है इसको समझिए। जैसे आप चाय बनाते हैं, आपकी माँ चाय बनाती है, आपकी बहन चाय बनाती है। अच्छा दूध, अच्छी पत्ती, चीनी, अच्छा आँच, अच्छा बर्तन, अच्छा पानी, ये सब क्या है? दे ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ टी, दे आर द पार्ट ऑफ टी। अगर इन साधन अगर पवित्र हैं, मीन्स दे आर फ्रेश, दे आर गुड, क्वालिटी इज अप टू डेट, अप टू मार्क, तो साध्य के रूप में, रिजल्ट के रूप में मुझे अच्छी चाय मिलेगी। इसमें किसी भी फैक्टर को आप डिस्टर्ब कर दीजिए, कभी चाय अच्छी नहीं मिलेगी। दूध फट जाएगा, आँच प्रॉपर नहीं मिलेगा, वो ठीक से पकेगी नहीं चाय, पत्ती खराब होगी, चाय में कोई टेस्ट नहीं होगा, चीनी कम ज़्यादा हो गया, कोई स्वाद नहीं देगा, तो बर्तन गंदा होगा, स्मेल आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? साधन है। और साध्य परिणाम क्या है? अच्छी चाय। उसी तरह से गांधी चाहते थे कि कोई भी ऐसी चीज़ मुझे गलत तरीके से नहीं मिलनी चाहिए, फिर उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। इसी नैतिकता पे उनका एक थ्योरी है जो प्रोफेसर बिपिन चंद्रा कहते हैं कि प्रेशर कंप्रोमाइज प्रेशर, पीसीपी फिजिक्स की तरह, यानी एक तरफ वो प्रेशर देते हैं, फिर कुछ कंप्रोमाइज कुछ चीज़ों को लेकर फिर कंस्ट्रक्टिव वर्क में जाते हैं, फिर प्रेशर करते हैं। 22 का आंदोलन, चौरा चौरी में एक घटना हो जाती है, पुलिस थाने पे कब्जा लोग आंदोलनकारी कर लेते हैं, गांधी आंदोलन को विड्रॉ कर लेता है और उसके बाद गांधी शिक्षा के क्षेत्र में चले जाते हैं। बड़े बुनियादी शिक्षा के बहुत सारे काम करते हैं। गांधी यहाँ के एक अखबार भी निकाल रहे हैं। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो वो इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते थे, जब भारत आए तो यंग इंडिया निकाले, और अम्बेडकर से पूना पैक्ट के बाद 1934 के बाद उन्होंने हरिजन निकाला, यंग इंडिया को बंद कर दिया। तो चैलेंजेस को लेते हैं। फिर 33-34 में फिर वो आंदोलन स्टार्ट करते हैं, बल्कि 30 में ही दांडी सत्याग्रह से 12 मार्च को निकलते हैं और दांडी यात्रा करते हैं अपने 80 अपने फॉलोअर्स के साथ। नमक कानून को तोड़ते हैं और 32 से सिविल डिसोबिएंट सविज्ञा आंदोलन की, कंस्ट्रक्टिव आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और उसी बीच वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। उसके बाद गांधी फिर अपने कंस्ट्रक्टिव कार्य में लग जाते हैं, दलितों उद्धार में लग जाते हैं और बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं समाज सुधार का। फिर अंतिम और आखिरी ओवर उनका है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, जिस आंदोलन की परिणति आज़ादी के रूप में हमको मिलती है। तो ये सारे आंदोलन को बहुत ढंग से आपको गेस्ट पेपर में लिख के दिया जाएगा। पहले हम एक बार सिलेबस पे बात करते हैं, फिर आते हैं कम्युनलिज्म, जेनेसिस, ग्रोथ एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, सांप्रदायिकता क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विकास हुआ और अंत में ये कितना खतरनाक साबित हुआ कि हमारे देश को 2 खंड में बांट दिया, एक भारत बना, एक पाकिस्तान। उसके बाद यूनिट 13, एडवेंट ऑफ द फ्रीडम, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, यानी फेडरलिज्म संघवाद की ओर आए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, और हम लोग गणराज्य बने। तो इस तरह से ये 13 चैप्टर में बटा हुआ है ये पूरी किताब, ये पूरा सिलेबस BHIC 134 का। अब मैं आपको ये मूल बात बताने जा रहा हूँ कि इसमें ट्रिक क्या लगाना है। तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक लगा देना है कि हम अर्ली लेटर मेडिएवल इंडिया को छोड़ दें, हमें अच्छे नंबर से परीक्षा पास करना है, हमें टॉप नहीं करना है, हम UPSC नहीं दे रहे, हमें इग्नू में टॉप करना है। तो क्या होगा, ये सिलेबस इतना लंबा है, कंफ्यूज कर जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं। हम 1857 से उठाते हैं, टॉपिक पढ़ लेंगे, उससे कुछ भी पूछेगा हम बहुत अच्छा आंसर करके आएंगे, कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से रिस्क लीजिए
ये गारंटेड है कि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। 1857 को ठीक से पढ़ लीजिए, यानी 5 नंबर 6 नंबर 13 है, मैंने बांट दिया, उसमें से 4 को बिल्कुल भूल जाना है और अच्छे तरह से इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। इस पे गेस्ट पेपर दे दूंगा, सब पे 2-2 क्वेश्चन अगर बन गया, 3-3 क्वेश्चन बन गया तो 7 यूनिट हमारे पास है, 14-15 क्वेश्चन या 20 तक आप अच्छा कर जाएंगे। कोई शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, कोई फुल नोट्स में, कहीं चिंता नहीं कीजिए। एक रात में या 2 दिनों के अंदर आप प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। लेकिन इसी ट्रिक से चलना होगा, जैसे बताता हूँ वैसे लिखना होगा, वैसे पढ़ना होगा। तो आज मैं इसका पहला टॉपिक बनता है इस हिसाब से रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। तो मैं अपने क्लास की शुरुआत इसी से 1857 के विद्रोह से करना चाहूँगा। तो और विद्रोह को करने के लिए आप समझ जाइए कि इसको देखिए, अब कोई भी चीज़ को समझने से इतिहास में आपको सबसे ज़रूरी है क्या समझना। तो इतिहास में सबसे ज़रूरी होता है किसी कारण को समझना। बिना कारण का थोड़ा सा इतिहास आप लोग पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा इतिहास को समझिए कि इतिहास की फ़िलॉसफी क्या है, ये कौन सा विषय है, इतिहास इतना महत्व क्यों रखता है। अगर किसी सब्जेक्ट में से सब सब्जेक्ट समान है, सबकी इज्जत होनी चाहिए, इतिहास क्यों है, तो बहुत लेमन टर्म में, आम बोलचाल की भाषा में, आम आदमी के लिए इतिहास एक अनुभव का पिटारा है। ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें एक्सपीरियंस रखा हुआ है। ठीक है, उस एक्सपीरियंस से हम चीज़ों को निकालते हैं और अपने जीवन में जब कहीं मुझे कोई निर्णय करना होता है तो उससे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तीनों प्रेरणा पाता है। जो व्यक्ति, जो समाज, जो राष्ट्र इतिहास से प्रेरणा नहीं लेता है, चूँकि वो घटित सत्य है। आप वर्तमान में बैठकर एक अच्छी भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, आपके पास कुछ अनुभव चाहिए। जीवन जो अल्टीमेट चलता है, वो चलाने वाला फ्यूल क्या है, वो ईंधन क्या है जो जीवन को चलाता है, एक्सेलरेट करता है, त्वरित करता है। व्हाट इज़ द फैक्ट? तो फैक्ट इज़ डैट कि योर एक्सपीरियंस जो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर वो क्षमता है, वो पावर है जो आपके वर्तमान को स्मूथ करता है और भविष्य को स्वर्णिम करता है, सुनहरा भविष्य बनाता है, खुशहाल भविष्य बनाता है। तो लंबी चौड़ी परिभाषा में मत जाइए, बस इतिहास समझिए, अनुभव का पिटारा है। इससे हमारे वर्तमान को सत्यम शिवम सुंदरम में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इतिहास को अच्छी तरह समझना चाहिए। ठीक है, और इंटेलेक्चुअली अगर बहुत पढ़ना अलग से चाहते हैं तो मेरे बहुत ऐसे क्लास हैं हिस्ट्री पे जिसका आप पढ़ के आनंद लीजिए। लेकिन अभी हमको प्रोफेशनल बनना है, हमने वादा किया है आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाने का, इसलिए मैं अपना स्केल को टोन अप किया हूँ, छोटा रखा हूँ कि ज़्यादा विद्वतापूर्ण बात ना हो। अब कॉज ऑफ 1857, यानी 1857 के क्या कारण थे। बड़ा इग्नू में मात्र 2-3 बातें लिखी हुई है। एक 1857 का कारण, घटना का डिस्क्रिप्शन, विवरण, एंड थर्ड वन इज द व्हाट वाज चेंज्ड आफ्टर 1857 विथ रेस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रितानियों ने क्या चेंज किया, फिरंगियों ने क्या परिवर्तन किया। और बहुत नहीं है, पहले 3 चैप्टर 1857 पे था, कारण, क्यों ये फेल हुआ, बहुत डिबेट्स था, लेकिन बहुत स्मूथ सिलेबस बनाया और बड़ा सिंपल 2 क्वेश्चन बनता है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, या उसमें से एक कारण पर थोड़ा जोर दे देगा, और उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेज हुए या सेना में क्या चेंज हुए। सिंपल बना के जाइएगा। तो अब असफल क्यों हुआ, वो कारण ही पढ़ाते समय जब डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा तो उसके पॉइंट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। अगर पूछता है कि क्या कारण थे, क्यों असफल हुए, तभी भी आप आंसर दे के आएंगे। इसलिए टॉपिक करेंगे, कहीं खतरे में नहीं रहेंगे। पूरे सिलेबस करने जाएंगे, खतरा है कुछ भी अच्छा नहीं लिखेंगे। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ 1857। मोटा मोटी इसके 5 कॉज माने जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्री, यानी किसानों का दोहन, शोषण। एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली एस्टेट,
जो भी देसी राज्य थे उनको लोभ की दृष्टि से एक बड़ा ही खतरनाक गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसने तहस नहस यहाँ के सिस्टम को किया। पढ़ाऊँगा बाद में। द एलिन रूल मतलब ऐसा कानून बनाना कि आम आदमी को उससे कोई मतलब नहीं है, लोग कानून से पृथक हो गए, अलग हो गए। इम्पैक्ट ऑफ द सिपाही, मतलब सिपाही का क्या प्रभाव रहा। द थ्रेट ऑफ रिलीजन, धर्म खतरे में था। और इमीडिएट कॉज, जो तत्कालिक क्या कारण हुआ कि भ्रष्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें गर्भ में पल रही थी। किसी खास पल में वो पल था 1840 से लेकर 1857 तक उसकी शुरुआत होने लगी, बल्कि और अर्ली चलिए तो 1799 से ही 1799 से ही उसकी शुरुआत हुई। तो कैसे हुई, तो सिस्टमेटिक समझिएगा। इस आंसर को अगर इस वीडियो को सुन लीजिएगा तो 10 सवाल को और अच्छे तरह से दीजिएगा और बहुत अच्छा कीजिएगा। क्या, तो मैं बेसिक पहले कुछ बातों को बताना चाहूँगा। ये ऐसे टूल्स हैं जिसका उपयोग हर बच्चा बहुत सारे आंसर लिखने में करेगा। तो एक पहले थोड़ा सा रेफरेंस मैं दे दूं कि एक बहुत ही बड़े घर का नवाब, घर का इंग्लैंड का पढ़ा लिखा आदमी लॉर्ड कॉर्नवालिस इस देश में गवर्नर जनरल बन के आता है। वारेन हेस्टिंग्स जो उसने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था सत्ता को, उसके बाद आता है 1799 के करीब वो आता है। तो वो ये सोचता है, चूँकि बनियों का वो ऑफिसर है, ऑफिसर ऑफ द ऑफिसर, साहबों का वो महासाहब है, तो कहता है कि भाई हम तो वाणिज्यिक कंपनी को चला रहे हैं, तो वाणिज्यिक कंपनी का पहला और आखिरी मोटो क्या है, मुनाफा, नोचना। तो ऐसा करें कि कुछ हम फिक्स करें कि हिंदुस्तान से प्रतिवर्ष हमको इतना पैसा मिलेगा और इस पैसा को हम इंग्लैंड में इन मद में खर्च करके अपनी पूंजी को बढ़ाएंगे। सारे बनिए खुश हो गए, बड़ा अच्छा है। और उसने क्या किया कि भू राजस्व एक मेजर, आज नहीं है लेकिन उन दिनों सरकार का जो मेजर प्रॉफिट का एरिया था वो लैंड रिसोर्स था। यही उत्तर आधुनिक समाज में ये चीज़ खत्म हो चुका है, लेकिन मध्यकाल क्या, प्राचीन काल क्या, सारे कालों में समझिए 1947 तक सरकार के लिए मेजर क्या था, लैंड रेवेन्यू, जो अब बहुत कम हो चुका है आज़ाद भारत में। तो उससे बहुत पैसा मिलता था, उसमें इसने सेटलमेंट किया, मतलब ऐसी व्यवस्था की, इतना खतरनाक व्यवस्था कर दी कि आम आदमी के हाथ से चीज़ें जाती नहीं, सब नीलाम हो जाती थी। तो यहाँ पे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूंजीवादी व्यवस्था कैसे पनपी संसार में और कैसे सारी चीज़ें आज उसके जद में हैं, उसके कस्टडी में है। एवरीथिंग इज़ द अंडर द कस्टडी ऑफ द कैपिटलिज्म। कैसे हुआ, तो इसको अगर समझ जाएंगे तो आगे भी इतिहास में आपको बहुत सारे प्रश्न में मदद करेगा। ये बैटरी है। तो मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ कृषि के शोषण के संदर्भ में, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्री। होता क्या है कि ये लोग एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करना चाहते हैं। कौन? अंग्रेज। कि भाई व्यवसायीकरण हो, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज भी कृषि को कमर्शियलाइज करने की बात है, लेकिन आज का जो कमर्शियलाइजेशन है वो किसान के हित में है। एक मन में सहज सवाल उठेगा कि कमर्शियलाइज इसलिए किया गया कि ये लोग भी चाहते थे, इनका मंशा किसान की आय को मजबूत करना नहीं था, डबल नहीं करना था, इनकी मंशा अपनी आय को बढ़ाना था। और आज सरकार का, चूँकि आज हम एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, किसान की आय दूना करने की बात है। ये फ़र्क है। कॉमर्शियलाइजेशन स्टिल आज भी हो रहा है, आज भी किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि केवल धान गेहूँ मत उपजाओ, उससे बाहर चलो, तो है। लेकिन आज वो खेती करने वाले के हक में है, उस गांव के गरीब गुरबे के हक में है, लेकिन ये कंपनी के हक में था। तो होता क्या है
कि जब कोई चीज़ कॉमर्शियलाइज होता है तो कई प्रकार के बाज़ार इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बाज़ार वो जगह है जहाँ चीज़ें ट्रांजिट करती है, जहाँ एक्सचेंज होती है चीज़ें। वो फिनोमेना किसके द्वारा पूरा होता है? तो बाज़ार सिस्टम से। तो बाज़ार क्या देख रहे हैं कि पहला प्रोडक्ट मार्केट, एक आज भी है प्रोडक्ट मार्केट। व्हाट इज़ प्रोडक्ट मार्केट? जहाँ सामान रखा गया और नीडफुल आदमी आया, नीडफुल आदमी आया, आदमी एक ही आता है नीडफुल। तो नीड दो ढंग के हैं, एक को कुछ सामान चाहिए, एक को कुछ सामान बेचना है। तो खरीदने, बायर और सेलर का मंच क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। तो वेरियस प्रोडक्ट आते थे, वेरियस परचेजर होते थे और वेरियस सेलर होते थे। ये बाज़ार भी सप्लाई और डिमांड से चलता था। मांग अगर अच्छी है तो, और मांग के साथ सप्लाई कम है और मांग बहुत है, तो ब्लैक मार्केटिंग होगी। बहुत, 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये बिकेगी, जिसको आपने देखा है कोरोना में बहुत सारी ऐसी दवाएं थी जो है किसी एमआरपी पे बिक किसी और ढंग से रही है। तो इकोनॉमिक्स का बड़ा बेसिक रूल है सप्लाई और डिमांड का। उसके बाद एक होता है इनपुट मार्केट। इनपुट मार्केट क्या करता है कि किसी चीज़ को जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए यहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे कृषि की बात है तो किसान को क्या चाहिए? खाद चाहिए, बीज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, फिर टूल्स चाहिए, खुरपा चाहिए, हल जोतने के लिए चाहिए, काट चाहिए, वो बैल का बाज़ार चाहिए, वो भैंस का बाज़ार चाहिए जो खेती में लगेगा। तो ये सब इनपुट मार्केट कहता है जो ज़रूरत है। तीसरा लेबर मार्केट, मज़दूर। ये खेती कौन करता है? तो मज़दूर के सहयोग से होता है। तो मज़दूर, वर्कर्स जिसमें होते हैं लेबर मार्केट, यानी लेबर मार्केट में वो हायर्ड होगा, पैसे से काम करेगा, फ्री काम नहीं करेगा। लैंड मार्केट, जहाँ पैसे से ज़मीन को खरीदा और बेचा जाता है, दिस इज कॉल्ड लैंड मार्केट। उसके बाद है मार्केट फॉर मनी इटसेल्फ, पैसे के लिए बाजार। तो कमर्शलाइज डेवलप्ड कल्टिवेटर टू ऑफर इट नीड टू मनी, पेड टैक्स। क्यों उसको पैसा चाहिए? तो टैक्स पे करने के लिए चाहिए। फिर अगर वो किसी से पैसा लेता है तो उसका रेंट देने के लिए, यानी जिसको ब्याज कहते हैं, उसके लिए चाहिए। फिर क्यों चाहिए? फिर उसको पैसा चाहिए अपने कृषि में इनपुट की चीज़ों को खरीदने के लिए, यानी बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, बुलकॉट मतलब बैलगाड़ी खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए, झोंटा खरीदने के लिए, इवन उनको खिलाने के लिए, और अपने फैमिली के कपड़े और तमाम चीज़ें। और इससे क्या हुआ कि चीज़ें बिगड़ने लगी। तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए 5 नंबर को मार्केट फॉर मनी इटसेल्फ, यानी ऐसा बाज़ार जिसमें अपने लिए मनी चाहिए। तो इस पर्पस से मनी चाहिए और मनी हम नहीं पैदा कर पा रहे हैं। किस लिए नहीं कर रहे हैं? तो पॉलिसीज़ के चलते। तो क्या होगा? मनी कहाँ से लाएंगे? तो बिल्कुल लैंड करेंगे, उधार लेंगे। उधार लेंगे तो एक चक्र में फंसते हैं और वो बहुत गंदा चक्र रहा है। ये 1857 में एक मानसिकता बनी है। डायरेक्ट ये लोग इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन अब इसी के चलते इन गरीब किसानों के बच्चे कहाँ चले जाते थे? सेना में चले जाते थे। और सेना में क्या मिलता था? 8 से 9 रुपए की सैलरी, उसी में अपना खाना, कपड़ा, वर्दी। तो कहीं ना कहीं एक साइकिल बन रहा था, एक विद्रोह की पृष्ठभूमि बन रही थी, जिस पृष्ठभूमि ने अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ा धक्का दिया था। और थोड़े से और सहयोग मिलता तो ये सफल हो गए होते, तो भारत का भाग्य हो सकता और अच्छा होता। तो चलिए नेक्स्ट बात है ट्रायंगुलर ट्रेड। ट्रायंगुलर ट्रेड क्या था? तो अंग्रेज बड़े चालाक थे। चीन पे उनका प्रत्यक्ष कब्जा नहीं था, लेकिन जैसा वो चीन को चाहते थे, चीन को बर्बाद करने पे लगे थे। चीन में बहुत अच्छे किस्म की चाय बनती थी।
चाय का टेस्ट ये जान गए थे, तो वहाँ से चाय लाते थे, और चाय लाते थे तो चीन चांदी का पैसा लेता था, तो ये चांदी बचाने लगे, तो भारत से ये अफीम भेजने लगे। अफीम भारत में बड़े अच्छे क्वालिटी का होता था, और उसके 2 बेल्ट थे, एक बनारस के आसपास का पूरा इलाका जो अफीम तैयार होता था पटना में, वहाँ से बंगाल की खाड़ी कलकत्ता से चीन भेज दिया जाता था, उसके लिए ओपीएम बार भी हुआ। और क्या ट्रेड है, यहाँ से अफीम गया, वहाँ से ये चाय ले आए, बार्टर कर लिए, यानी पैसा अंग्रेज बचाने लगे, और ट्रायंगुलर ट्रेड होने लगा। 3 देश उसमें इन्वॉल्व हुआ, भारत इन्वॉल्व हुआ, ब्रिटेन इन्वॉल्व हुआ, और चाइना हुआ। तो ट्रायंगुलर ट्रेड हुआ, लेकिन इसके चलते भी एक समस्या आई। समस्या क्या आई? तो अंग्रेज चाहते थे कि उनका सामान भी चीन में बिके, लेकिन चीन की पहली पसंद थी जैसे भारत का हाथीदार, रॉ कॉटन, ओपियम, ये चीन बहुत पसंद करता था, तो अंग्रेज इस पर कब्जा कर लिए, और जहाँ ये होता था टैक्स बढ़ा दिए। बाद में कभी सूखा अकाल हो गया, टैक्स ये घटाए नहीं, बुरा हालत कर दिए। तो ट्रायंगुलर ट्रेड का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, किसमें? 1857 के विद्रोह में। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब है कि आप उन प्रोडक्ट को कर रहे हैं जिनका मार्केट वैल्यू है, ठीक है। मार्केट वैल्यू में 2 बातें हो जाती है, अगर बल्क में हो रहा है तो ठीक ठाक रेट मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, आज भी होता है, लोग खाने के लिए कुछ किए, 2 किलो 4 किलो बच गया, उसमें रेट क्या मिलेगा? जैसे सरसों किए, तीसी किए, अलसी किए, कोई मोटा अनाज कर दिए, तो रागी कर दिए, मिलेट्स में थोड़ा दाल कर दिए, तो जो क्वालिटी में कर रहा है उसको मिलेगा। तो कमर्शलाइजेशन में था कि क्वांटिटी वाले को, छोटे छोटे जो पोटली में क्या बेचेंगे, तो देसी बनिया उनको ठग लेता था। तो कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर में कंपनी कॉन्सेंट्रेट कर गई, जिसमें खूब माल था। इंडिगो यानी नील, इंडिगो क्या होता था? उस समय तक सिंथेटिक कलर नहीं आया था, तो कपड़ा मिल में कलर करने के लिए इंडिगो का यूज होता था। कॉटन, रॉ सिल्क, अफीम, पीपर, काली मिर्च, 19वीं सेंचुरी टी और शुगर भी धीरे धीरे हिंदुस्तान में इन लोगों ने किया, और टी पर भी कब्जा कर लिया, आसाम वाले बेल्ट में शुरू किया चाइना का नकल करके। और शुगर, चीनी का भी, अब उसमें भी बहुत लफड़ा होता था। अब चीनी पश्चिम भारत में आज भी एक क्वेश्चन है जीके का कि पश्चिम भारत और कर्नाटका तक चीनी का रिकवरी रेट, खैर वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, उसको मत समझिए। जैसे इधर चीनी अच्छा हो गया पश्चिम में, तो मार्केट में कलकत्ता में रेट कम हो गया। अब कोई यूपी में बलरामपुर में है मोदी चीनी मिल है सपोज दैट, कोई आजमगढ़ में मिल है, कोई बिहार में रीगा शुगर फैक्ट्री, वहाँ चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ तो उसको महंगा पड़ा बनाने में। अब वो आजमगढ़ की चीनी अपने बॉम्बे वाले बेल्ट को कम्पीट नहीं की, तो इससे परेशानी उत्पन्न होने लगी। उसके बाद टी को अपने ही हाथ में रख लिए, उसमें सबको मजदूर बना दिए, और ये टी से बहुत पैसा कमाने लगे। फिर हमारे चीज़ों को ले जाके रॉ मटेरियल के रूप में यूज करने लगे, अपना उससे फाइन प्रोडक्ट बना के बेचने लगे, उसका हमसे बहुत ज़्यादा पैसा लेने लगे। तो धीरे धीरे हम कर्ज के एक जाल में फंसते चले गए। और इसको बोलते हैं, ये सब नए रिसर्च हैं, कि सोसाइटी के अंदर क्या इमरजेंस हुआ, एक उदासीनता हुई, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हुआ। तो वातावरण में, फिजाओं में जब जहर घुल जाए तो कोई बच नहीं सकता। पर्यावरण क्या है? यही तो है कि वातावरण में जहर घुल गया। तो इस ढंग से पूरी पृष्ठभूमि एक बनती रही, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और एक बड़ी विचित्र दशा कर्ज की हो गई। अब किसान कर्ज ले, फिर अगले साल उसका ब्याज दें, क्या करें? इसी में दुख है, बीमारी है, हारी है, शादी है, ब्याह। फिर उनका ज़मीन ले लेता था ज़मींदार। फिर कई लेंडर्स जो ब्याज का काम करते थे, सुखाड़ हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कितना क्या लेगा, उसका पैसा डूब जाता था। कोई चीज़ आज के बैंकिंग की तरह सिस्टमेटिक नहीं था। तो कुल मिला के फाइनेंशियल साइकिल भी जो था
वो बहुत अच्छा नहीं था। और ज़मींदारों की जो दरिंदगी थी, वो आप लोग के जनरेशन में वो फिल्म नहीं थी, 17 के बाद उस पर फिल्म बननी बंद हो गई, लेकिन 50 से लेकर और लगभग 80 तक उस पर इतनी फिल्म बनी है। कभी मदर इंडिया टाइम मिले तो देखिए, डाकू और जवान देखिए, बहुत ऐसे फिल्म हैं जो आप देख सकते हैं। मदर इंडिया तो ज़रूर देखना चाहिए कि क्या है उसमें, ये सारी चीज़ों का बयां है। तो उससे क्या हुआ कि सिविल आंदोलन भी होने लगा। अब आदिवासी तरफ से भी आंदोलन खड़ा हो गया, उसी में भील, कोल, संथाल, ये सारे आंदोलन होने लगे। तो पूरा देश एक तरह से अनरेस्ट में था, विद्रोह की मुद्रा में था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, धोखा दिया, अनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये बदमाश डलहौजी ने क्या किया कि देसी रियासतों को कहा कि अगर तेरा बाल बच्चा नहीं है तो तेरा राज्य अब अंग्रेज़ों का राज्य हो जाएगा। इसके चपेट में सबसे पहले महाराष्ट्र का सतारा आ गया 1848 में। दूसरी बात, इसने लखनऊ में क्या बदमाशी कर दिया कि अवध के नवाब को ये लगा दिया कि तुम शासन ठीक से नहीं करते हो, और ये कहा कि सरकार को डिस्चार्ज किया, वाजिद अली शाह को, और उसका वारिस था ब्रिजेश कादिर, उसको नहीं दिया। फिर अवध में बहुत सारे लोग नवाब के साथ थे, सैन्य में थे, परमानेंट सैलरी मिलती थी, वो लोग बेरोजगार अपने को महसूस करने लगे, वो लोग बहुत परेशान होने लगे। तो डलहौजी ने रानी झांसी का नाम सुने होंगे, उनके बच्चों को झांसी, उनको उनका दत्तक पुत्र को नहीं स्वीकारा। तो इस तरह से नागपुर, झांसी, सतारा, सबको इसने डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सारे लोग गुस्से में बैठे हुए थे कि अब नहीं छोड़ूंगा, मौके की तलाश थी। तो ये सारी पृष्ठभूमियाँ, बादल घुमर रहे थे। एलन रूल, अंग्रेज ऑफिसर की सैलरी 4 गुना 3 गुना ज़्यादा होती थी इंडियन से, बहुत सारी सुविधा थी, अपने को बहुत बड़ा वो कुछ समझते थे। फौज का जो नेचर था वो आज का अपर कास्ट ही था, यानी ब्राह्मणिकल ऑर्डर के लोग ही थे। उन लोगों को बड़ा अपमान मालूम होता था कि हमसे मिक्स नहीं करता, एकदम बूट की नोक पे रखता है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से फौज, स्वाभिमान के रूप से फौज अच्छा खुद को नहीं महसूस कर रही थी। इम्पैक्ट ऑन सिपाही, सिपाही जो लोग थे वो 2 बात से परेशान थे। एक तो हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि काले पानी को पार नहीं करना है, मतलब समुद्र के पानी को, यानी लिखा हुआ है कि जिस जहाँ पे मूंज घास ना हो, काला हिरन ना हो और समुद्र पार करके गए तो धर्म से आप निकाल दिए जाते थे। तो इसके चलते कलकत्ते में विद्रोह हुआ। जब ये बर्मा पे कब्जा करना जा रहे थे तो मना कर दिया इन लोगों ने, तो बहुत को मारे, ये बहुत की हत्या किए, बदमाशी इनका चालू हो गया। फिर अफ़गान वार के समय भी इनको दिक्कत हुई, तो इस ढंग से उसका भत्ता नहीं दिए, एक्स्ट्रा जो उनको देना था वो नहीं दिए, सैलरी इन्हेंसमेंट नहीं हुआ। तो इस ढंग से सिपाहियों के बीच अपने धर्म के प्रति तिलक, जो जिसका कास्ट सिंबल था, तिलक लगाना, कंठी पहनना, वो बंद कर दिए कि मिलिट्री एक जैसा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा सख्ती इन्होंने किया। तो पूरा मिलिट्री, जो पूरा सिपाही था, वो वर्ग बहुत नाखुश था। इसी बीच आग में घी का काम किया, जिसको हम बोलते हैं कि तत्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। एक नई राइफल लाया इन लोगों ने, इनफील्ड राइफल, और चूँकि उसमें जो कार्टेज लगता था वो सील जाता था तो मिस फायर होता था, तो उसमें इन्होंने एक चिपकाया आगे से, एक तरह से वाटर प्रूफिंग टाइप का, कि सीले नहीं कार्टेज। तो उस पर जो चिपकाया वो लेदर का होता था कि वाटर एब्जॉर्ब न करे। अब हो गया कि ये गाय और सुअर की चर्बी का है और इसको दांत से खींच के तब कार्टेज को लोड करना होता था। उस बात पे सिपाहियों ने विद्रोह किया और इसकी चिंगारी मार्च महीने में पहले मंगल पांडे से उठी। मंगल पांडे को मार दिया गया, लेकिन 10 मई आते आते मेरठ में गैरिसन बटालियन ने हंगामा कर दिया, सारा हथियार लूट लिया, सारे अफसर को मार दिया और दिल्ली चलो का नारा दिया। हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो गए। यहाँ के बहादुर शाह जफर, जो पेंशनर था अंग्रेज का, उसके नेतृत्व में इन लोगों ने हंगामा शुरू किया और धीरे धीरे ये आग छिटपुट होते हुए
अच्छे खासे भाग पे फैल गए। इनको अच्छा खासा फिर उसको दबाने में लगना पड़ा। ये दबा लिए, सारे उस रूल को हटा दिए। प्रिंसी एस्टेट को इन्होंने, जिन लोगों ने इनको साथ दिया था, जैसे ग्वालियर ने साथ दिया था, पटियाला ने साथ दिया था, और जम्मू एंड कश्मीर ने साथ दिया था, और हरि सिंह की रियासत ने, उन लोगों को इनाम दिए। उन लोगों के लिए एक नाइटहुड की डिग्री और नाइटहुड की उपाधि की शुरुआत की, और कहा कि भाई आप लोग हमारे साथ वफादारी निभाए हैं तो आपको हम सम्मान करते रहेंगे, आप राजकाज चलाइए, आपको उत्तराधिकार चुनने का अधिकार है। हैदराबाद उतना बड़ा स्टेट, वो भी अंग्रेज का साथ दिया था। तो कुल मिला के इस ढंग से एक दूसरे के सहयोग से ये फिर से एस्टेब्लिश हो गए। सिपाहियों को इन्होंने माफ़ किया जिन लोगों ने सरेंडर किया, और इस विद्रोह का ये था कारण होने का। अब इस विद्रोह का एक बात सवाल उठती है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस विद्रोह। तो ये इनफैक्ट ये विद्रोह सिपाही का था, और इसमें ज़मींदारों जैसे बिहार में बाबू कुंवर सिंह, और ऐसे जैसे पेशवा का पेंशन इन्होंने बंद कर दिया था, बिठूर में ला के बैठा दिए थे, उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी नाना साहब और तत्या टोपे जो है, कानपुर में लाके। तो मूलतः इसका स्वरूप और इसका चरित्र जो था वो सिपाही और कुछ सफरर लोगों का था, मास मूवमेंट नहीं था। काश अगर ये मास मूवमेंट होता, चूँकि मास इतना दबा और पिसा हुआ था, कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं थी, तो इसका परिणाम कुछ और होता। उसके बाद ये अनसक्सेस क्यों हुआ? तो लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, आर्म्स एंड एमुनेशन, और सबसे बड़ा कम्युनिकेशन, संवाद नहीं हो पा रहा था। एक लीडरशिप में नहीं चल रही थी, कोई दिशा नहीं थी, एक कोई सेनापति पूरा नहीं था। बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो गया था, उसमें इतने नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता नहीं थी, और पूरे देश का सपोर्ट नहीं मिला, बड़े बड़े राजघराना इसमें आए नहीं, इसलिए ये असफल हो जाता है। अब बात नेक्स्ट करता हूँ कि आफ्टरमाथ रिवोल्ट क्या हुआ। तो रिवोल्ट के बाद लैंड लॉर्ड्स, ब्रिटिश पॉलिसी आफ्टर द रिवोल्ट, द आर्मी, ब्रिटिश पॉलिसी आफ्टर द रिवोल्ट। तो लैंडलॉर्ड्स को पूरा फिर से, सबसे पहले भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से चली गई किसके पास? सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। इसके लिए जो पहले गवर्नर जनरल होता था, अब वो वायसराय कहलाने लगा। लॉर्ड कैनिंग पहला आदमी है जो लास्ट गवर्नर जनरल भारत का रहा, 1857 में वही था, और वो फिर पहला वायसराय बना। और चार्टर एक्ट आया, उसके तहत सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया गया। भारत मंत्री चार्ल्स वुड था, एक मंत्रालय बनाया गया इंग्लैंड में पार्लियामेंट में, जैसे यहाँ आपके यहाँ मंत्री होता है वैसे ये भारत के लिए केवल मंत्री, चूँकि भारत चिड़िया, सोने की चिड़िया थी, इनका सबसे बड़ा उपनिवेश था। तो भारत मंत्री का दिन दोनों गवर्नर जनरल उसके दिन रखा गया। अब ये रानी विक्टोरिया के नाम से यहाँ रूल होने लगा। सिपाही के चाल चरित्र को इन्होंने बदला, सिपाही की धार्मिक बातों को समझा, सिपाही में जो कोशिश किया दो चीज़ कि ये कास्ट पर टूटे देश और धर्म पे टूटे, वहीं से टारगेट कर लिए। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित कर दिया, जिसका प्रभाव आज तक देखते हैं। और सेना का जातीय चरित्र बदला, इसमें ओबीसी, दलित सब लाया। आप देखते हैं महार रेजिमेंट मराठाओं का रेजिमेंट बना, दलितों का, मिक्स सेना को ये करने लगे। और ये कोशिश सेना को एक दूसरे से मिलने की दूरी बढ़ा दिए, डिसिप्लिन और पूरा किए। तो इस ढंग से इन्होंने अपने सिस्टम को बदल दिया। तो इस तरह से 1857 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस पे आपको नोट मिल जाएगा, उस नोट से अपना काम कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर दें तो नेक्स्ट टॉपिक की बात के लिए फिर हम आते हैं कि उसके बाद है कॉलोनिकल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। तो ये कॉलोनिकल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या हुआ, चाल चरित्र बदल गया। क्या हो गया एग्रीकल्चर? तो कमर्शियलाइजेशन होने लगा। और इसी का परिणाम था, जैसे बिहार में, बंगाल में
चूँकि नील दर्पण एक किताब है, उसमें बड़ा अच्छे से व्याख्या है। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का चंपारण आना क्या बता रहा है कि अब एक 3 कठिया प्रणाली था, यानी 20 कट्ठा। 1 कट्ठा समझिए लगभग दिल्ली की भाषा में 1 कट्ठा होगा 1700-1800 फीट तक। तो 20 कट्ठा मतलब मोटा मोटी 1 एकड़। 1 एकड़ में 3 कट्ठा यानी 17 कट्ठा में आपको जनरल चीज़ उपजाना है और 3 कट्ठे में नील उपजाना है। उसका कोई रेट नहीं है, पैसा मिलेगा, गोरे को मन होगा तो देगा। नील तैयार करके देना है, यानी फसल से ब्लू को काट कर उबाला जाता था और उससे खेत भी खराब होता था, खेत की फर्टिलिटी, उर्वरक शक्ति खत्म होती थी। तो इस ढंग से एग्रीकल्चर के जो नैसर्गिक रूप थे उसको इसने बदल दिया। तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी जो क्वेश्चन होगा मैं समझाकर और उसका अच्छा आंसर बना दूंगा, वो गेस में आपको काम आ जाएगा। यानी यहाँ से अब हम टॉपिक नहीं छेड़ेंगे न बंद करेंगे। ये सारी टॉपिकें आपको सब पे स्टडी मटेरियल गेस फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसके बाद कॉलोनियल इकोनॉमिक, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब ट्रेड एंड इंडस्ट्री का जो स्वरूप था, ट्रेड और इंडस्ट्री में क्या चेंज किया, तो सबसे पहले भारत को कंगाल कर दिया। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया कि हमारे सारे पैसे वहाँ अंग्रेज़ खींच के ले जा रहे थे और हमें कंगाल करा रहे थे। हमारा स्वावलंबी ट्रेड ख़त्म हो गया, हम केवल ब्रिटिश इंग्लैंड के फैक्ट्रियों के लिए और उसके लिए हम सब कुछ करने लगे। तो ट्रेड पे भी ठीक ठाक से दे दूंगा, उसे कर लीजिएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, इस पे एक सवाल बनता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल पे कि क्या प्रभाव पड़ा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक स्थिति कैसी हो गई। तो एक क्वेश्चन इससे अगर हम ढंग से गेस बना देंगे तो आपका काम चल जाएगा। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पे 2 क्वेश्चन बनते हैं और कुछ शॉर्ट नोट्स बनते हैं कि क्या परिस्थितियाँ थी कि समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ, कहाँ हुआ और उसके क्या क्या प्रभाव आए। एक तो ये मेन क्वेश्चन बनता है, उसकी प्रकृति क्या थी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, और क्या उसके सक्सेस और अनसक्सेस की कहानी रही। फिर इसमें शॉर्ट नोट्स बनता है, जैसे प्रार्थना सभा, परमहंस मंडली, आर्य समाज पे भी पूछ सकता है और हिंदू कॉलेज पे भी पूछ सकता है। कुछ पर्सनालिटी है जिस पे विलियम डेरोजियो पे पूछ सकता है, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वयं राजा राम मोहन राय, विवेकानंद पे कुछ शॉर्ट नोट्स बना दूंगा 50-50 वर्ड का, और इस टॉपिक पे 2 क्वेश्चन बना दूंगा, आपका काम चल जाएगा। इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये भारत में लेट आया, और ये क्वेश्चन लास्ट में आप अटेम्प्ट कीजिएगा कि कैसे राष्ट्रवाद की चेतना यहाँ जगी, कैसे उसका विस्तार हुआ। तो कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885 में। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज का ब्रेन चाइल्ड था, वो कोई और नहीं, एक ICS ऑफिसर था, ह्यूम, ऑक्टेवियो ह्यूम, वो सेक्रेटरी पहला बना। वो चाहता था कि भारत में एक बुद्धिजीवी का मंच हो जहाँ वो कुछ बात कहें और डिफ्यूज करें, मतलब सोसाइटी की गर्माहट को ख़त्म करें ताकि कोई विद्रोह ना हो, और उसके लिए लोगों को एक मंच पे लाया। उस मंच का कोई उद्देश्य नहीं था कि मुझे आज़ादी मिलेगी, अपने अपने छोटे छोटे प्रश्न को उठाते थे, शहरी प्रवृत्ति के प्रश्न थे, ज़्यादातर वकील उसके मेंबर थे, और उसमें हर चार्टर एक्ट में कुछ ना कुछ सुधार करके उनको दे दिया जाता था, वो उसी में खुश रहते थे। लेकिन बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट हुआ कि धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ, हमारे लोग इंग्लैंड में जाके भी पढ़ने लगे, यहाँ भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी खुलने लगे। ये सारी यूनिवर्सिटी तब तक खुल चुकी है, कलकत्ता खुल चुकी है, मद्रास खुल चुकी है, और बम्बे खुल चुकी है, इलाहाबाद खुल चुकी है, पंजाब खुल चुकी है। तो 1887 तक पंजाब खुल गई थी।
तो सारे और शिक्षा का विकास अंग्रेज़ों ने किया, क्योंकि इसी में तय हुआ था चार्ल्ड उस डिस्पैच में ही कि यूनिवर्सिटी को बढ़ाया जाए और मेडिकल चिकित्सा। तो बौद्धिकता बढ़ते बढ़ते हमारे यहाँ बड़े क्रांतिकारी लाल पाल बाल जैसे नेता हुए, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये गर्म मिजाज के हुए। इन्होंने ठोका, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उठी आवाज़, गर्माहट आई, बंगाल विभाजन इन्होंने 1905 में कर दिया। यानी पहले बंगाल क्या था, तो बांग्लादेश था, बिहार था, आसाम था, पूरा नॉर्थ ईस्ट था, 2 भागों में बांटा करजन। उसके बाद उस पर स्वदेशी आंदोलन चला, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और एक राष्ट्रवाद की उमंग दौड़ी। तिलक सबसे बड़े नेता हुए। धीरे धीरे ये इनकी राजनीतिक चाल चलती रही। फिर उन्होंने ऐसा वक्त आया, एक समय आके गांधी सबसे बड़े नेता बन गए 1920 में और आज़ादी करके हमें आज़ादी दी। तो ये पूरा क्रमशः एक अच्छा नोट्स अगर मिल जाए तो आप खुद सोचिए ना कि कितना अच्छा नंबर पा सकते हैं। उसके बाद कम्युनलिज्म, ये ऑल टाइम डर्टी थिंग्स क्यों जन्म लिया, तो बता चुका हूँ कि इसके जड़ में 1857 के बाद इसका बीजारोपण हुआ और आकर 1907 में मुस्लिम लीग बन जाती है। मुस्लिम लीग के बनने के बाद हालांकि 16 में मिलता है लेकिन वो नहीं मिल पाता है। फिर अंग्रेज़ लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म में मतलब आकर और पृथक निर्वाचन मंडल और तमाम बातें होने लगती है। होते होते एक घटना हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, एक सेंट्रल असेंबली का इलेक्शन जीतती है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है। अंग्रेज़ हमारी सेना को हमसे बिना पूछे हुए, देश को कॉन्फिडेंस में लिए हुए चली जाती है। कांग्रेस पार्टी इस्तीफा 1937 में दे देती है और उसका बहुत दूरगामी प्रभाव हुआ। और लिन लिथगो उस समय गवर्नर जनरल था, वायसराय था। लिन लिथगो ने चालाकी की, जिन्ना को बेवजह पावरफुल बनाया, एक सूडो लीडर खड़ा किया वर्ल्ड मंच के लिए। और धीरे धीरे हम लोग और इधर से भी हिंदू पक्ष से भी बड़ी प्रतिवाद होने लगा, हिंदू महासभा और तमाम, मतलब दोनों धर्म अपनी अपनी अच्छाइयाँ और अपने अपने तर्क के लिए लड़ने लगे। और उसी का परिणाम कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता आया। मनुष्य के खून का प्यासा हो गया, लहू का रंग एक होते हुए भी एक दूसरे को नहीं समझा और अंतोगत्वा पार्टीशन हुआ, जो दुनिया की 10 बहुत बड़ी दुर्भावनापूर्ण घटनाओं में एक है। जब भी मैं इसको दिल से पढ़ता हूँ तो आँख से आंसू निकलते हैं कि क्या बुरा हाल हुआ, मरी थी मानवता, न हिंदू मरा न मुसलमान, और बर्बाद कर दिया। उसके बाद हमारा संविधान बना, सबसे बेहतरीन किताब, ये 26 जनवरी 1950 से चला। और संविधान में कैसे रिपब्लिक बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, एक शॉर्ट नोट से क्वेश्चन दे दूँगा। तो इस तरह से मुझे इजाज़त दीजिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए कि ये चैनल कितना समर्पित है, और इस चैनल का सबसे बड़ी ये सारे कार्य को कराने वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर है, जिसके सहयोग से ये चल रहा है। इसलिए दोस्तों को बताइए और गेस्ट पेपर लीजिए, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। डिमांड कीजिए, उस पे होगा। अभी हम लोग एक हिंदी में तैयार करेंगे, अगर इंग्लिश का डिमांड हुआ तो इंग्लिश में भी देंगे। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।